हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। तो साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कक्षा 5 का एनसीईआरटी का पर्यावरण, और ये इस सीरीज का हमारा छठवां वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। तो अभी देखिए एग्जाम को लेकर अभी काफी समय है हमारे पास। ठीक है, अभी तो आपका एपीटेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा और उसमें जो है हमारी एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी काफी समय है तो हम चीजों को अच्छे से, जो आपका बेसिक है उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और आपके जो भी डाउट हुआ करे, आपकी जो भी क्वेरीज हुआ करें, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताया करो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं बूंद बूंद दरिया दरिया, यानी कि इस पूरे चैप्टर में बात होने वाली है पानी को लेकर। बात पुरानी, यह है 650 साल पुराना घड़सी घर, घड़सी सर, सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। तो पहले हम चलते हैं ये घड़सी सर क्या है इसकी तरफ। ठीक है, तो घड़सी सर इसलिए पड़ा क्योंकि जैसलमेर के राजा का नाम था घड़सी और सर यानी कि होता है तालाब। तो ये है घड़सी सर। ठीक है, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा तालाब है, आसपास इसमें इमारतें भी बनी हुई हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या-क्या था। यहाँ लोग मिलते-जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। ये बात हो रही है आज से लगभग 650 साल पहले की, जब जैसलमेर के राजा जो गढ़सी हुआ करते थे उन्होंने इस तालाब को बनवाया था। उस समय की जो स्थितियां थी उसको इसमें दर्शाया गया है। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे और पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। तो पुराने समय के आप देख पा रहे हैं डिजाइन किस तरीके की चीजें बनाई गई कि जब एक तालाब है, एक तालाब का पानी भर गया तो ये लबालब भर गया तो दूसरे तालाब में पहुंच जाता था और दूसरे में भर गया तो तीसरे में। इस तरीके से कनेक्टेड थे पूरे, और इस तरीके से लगभग 9 तालाब यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए उस समय की कितनी अच्छी कलाकारी हुआ करती थी। पर आज गढ़सीसर जैसे तालाब उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाले पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। तो आप देख पा रहे हैं समय के साथ साथ जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, चीजें बदली, तो ये जो तालाब हुआ करता था इस जगह पर मतलब पूरी जगह उजड़ गई। लोगों ने इस जगह पर अपने मकान बना लिए, कॉलोनियां बन गई हैं। अब जो बारिश का पानी आता है वो तालाब तो बचे ही नहीं, तो अब क्या होता है वो नालियों के माध्यम से इधर-उधर बह जाता है। चलिए अब देखिए बात हो रही है अल बरूनी की, और अल बरूनी से बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार बनता है। अल बिरूनी की नजर से 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी, और अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार कि अल बिरूनी, अल बरूनी भी दे देता है कई बार, याद रखें, या अल बिरूनी एक ही बात है कि अल बिरूनी किस देश से आया था। तो याद रखें इसके देश का नाम था उज्बेकिस्तान। ठीक है, और पहले बहुत राजा जब राजतंत्र चलता था, राजा लोग शासन करते थे तो विदेशों से हर देश से कोई ना कोई एक दूसरे देश की यात्रा करता था और वहाँ की चीजों के, वहाँ के शासन को देखता था और अपनी जो किताब लिखता था उसमें इन सब चीजों का वर्णन भी करता था। तो अलबरूनी ने भी जो किताब लिखी उसमें भारत की कई चीजों का उसने वर्णन किया। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खासतौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। तो अलबरूनी ने अपनी किताब में क्या लिखा?
यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े-बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग-अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। तो ये चर्चा जो है वो अल-बरूनी ने अपनी किताब में की है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट मिल रहा है, बच्चों को बताएं कि अल-बिरूनी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। तो अल-बिरूनी जैसे बहुत से इतिहासकार हुए जिन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं, तो जब बच्चे उनको पढ़ेंगे तो उन्हें पुराने समय जो बीत गया है उसके बारे में बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे कि इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में भी चर्चा करें। तो इतिहास को जानने के और कौन-कौन से स्रोत हो सकते हैं? तो दस्तावेज हो सकते हैं पुराने, इमारतें हो सकती हैं, सिक्के और चित्र, ठीक है? और उज़्बेकिस्तान को संसार के नक्शे में ढूँढने में बच्चों की मदद करें। तो हम बच्चों को बाकायदा विश्व का जो मैप है उसमें उज़्बेकिस्तान को बताएँगे भी। चलिए, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं, जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान जो है रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर पानी की जो है वो बरस भर लगभग कमी बनी रहती है। अब राजस्थान में क्या है कि तो लोगों ने क्या किया कि मतलब कई जगह पर बावड़ियों का भी निर्माण कराया और बारिश का जो पानी है, यहाँ पर बात की जा रही है कि घर-घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता था। सामने दिए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। तो देखिए यहाँ पर बारिश में जो पानी होता था, वो ऐसे जाएगा और बाकायदा इस टैंक के माध्यम से नीचे जाएगा और इसको बाद में उपयोग कर लिया जाता था। अब यहाँ पर बात हो रही है बावड़ी की और बावड़ियों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, कई लोगों ने बावड़ियां देखी भी होंगी। तो देखिए इसमें चित्र के माध्यम से बताया गया और इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये नीचे की ओर और यहाँ तक पानी तक एकदम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं? पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। ठीक है, तो सीढ़ियां के माध्यम से पानी तक बिल्कुल आसानी से पहुंचा जा सकता था। तो क्या होता था, पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे लंबे सफर करते थे, कई दिनों के, कई महीनों के, कई सालों के सफर हुआ करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थी। ठीक है, तो जमीन जो है वो पानी को किस तरह सोख लेती है, कुएं या बावड़ी में पानी कैसे पहुंच पाता है, इस चीज की भी हम बच्चों से चर्चा करेंगे। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या है? तो पानी से जुड़े कुछ रिवाज के बारे में हम जान लेते हैं। आज भी कहीं-कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे कि बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। आज भी ये बाकायदा चीज देखने को मिलेगी। कई जगह पर बावड़ियों, तालाबों, कुओं के माध्यम से पानी भरा जाता है। उत्तराखंड का ये फोटो आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड का एक फोटो है, ये जो चित्र में दिखाया गया है। पानी से जुड़े कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल बन जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है और वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है और पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। अब देखिए भाई, जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ तो लोगों ने कहा झरने तक कौन जाएगा, तो घर का नल चालू किया और वहीं पर पूजा कर ली। अलग अलग क्षेत्रीय रिवाज हैं और ये जो रिवाज बताया गया है वह उत्तराखंड की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये पानी के भरने के लिए बढ़िया अच्छी-अच्छी सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं। देखिए इनमें से पानी निकल रहा है और तरह-तरह के बर्तन यूज़ किए जाते थे, तांबे के बर्तन यूज़ किए जाते थे,
पीतल के बर्तन यूज किए जाते थे। आजकल क्या है, सब फाइबर हो गया है, प्लास्टिक हो गया, स्टील के बर्तन यूज होते हैं। ये पहले समय की बात हो रही है पूरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, जरा सोचो। एक फैक्ट है यहाँ पर। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। तो आप देख पाते हैं, कुएं हुए, इन कुओं में, बावड़ियों में बरस भर पानी रहता है, क्योंकि काफी गहरी खुदाई होती है इनकी। और पानी के जो जल स्रोत होते हैं, वो इनको बाकायदा वहां से पानी मिलता रहता है और ये भरे हुए रहते हैं। लेकिन आज के जमाने में जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, लोग कुओं को, बावड़ियों को, सबको भुलाते हुए जा रहे हैं। आज लोग पानी का इंतजाम किस किस तरह से करते हैं, तो देखिए पानी के इंतजाम की बाकायदा यहाँ पर चर्चा भी की गई है। एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि देखिए यहाँ पर ये कॉलोनी के लोग हैं। ये बच्चा कह रहा है कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। तो आपने फिल्मों में, कई जगह, कई चीजों में ये देखा भी होगा कि जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं कई शहरों में, वहां पर पानी को लेकर आज भी बहुत सारी किल्लत है। ये बच्ची कह रही है कि हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए। अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते हैं। तो ये जो छुआछूत है, वो आज भी कई गांवों में देखने को मिलती है, जो कि गलत है। सरकार ने अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत भी कर दिया है। अब यहाँ पर ये बच्ची बोल रही है कि मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टंकी के माध्यम से पानी भरा जा रहा है। और ये अलग अलग स्रोत बताए गए हैं। किसी के वहां नल से पानी आ रहा है, कोई हैंडपंप से पानी भर रहा है, कोई बोरिंग के माध्यम से भर रहा है। और इसने ये कह रहा है कि हमारे यहाँ तो भाई टिल्लू पंप लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी भर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए महिलाएं नहर से पानी भर रही है। तो हर जगह की जैसी जैसी स्थिति है, वहां पर जैसे हालात हैं, वहां पर पानी के स्रोत अलग अलग है और लोग वहां से पानी भरते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि लोगों को शहरी स्तर पर अगर हम बात करें, तो शहरों में लोगों को जो पानी पीते हैं, जो पानी यूज करते हैं, उसके बाकायदा जो जल बोर्ड होता है, वहां से उनके लिए बिल आता है। जितना पानी यूज करोगे उतना बिल आता है। और बल्कि पानी तो एक फ्री चीज है, लेकिन पानी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और सबको पैसों से पानी दिया जाता है। अब एक बात है यहाँ पर कि एक संस्था है, तरुण भारत संघ। और इस संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की, एक छोटा सा यहाँ पर एक स्टोरी दी है, जान लेते हैं हम इसको। तो क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि दड़की माई राजस्थान के किस जिले से है, तो ये राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। इंसान अपने लिए तो पानी पी रहा है, लेकिन जो जानवर हैं, जानवर ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं, तो उनके लिए पानी लाते थे। पूरी रात भर पानी खींचते रहते थे कुओं से। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे, तो गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी और वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो भारत में आज भी पानी को लेकर, पानी के जो स्रोत हैं उनको रिनोवेट करने के लिए कई प्रयास कर रही हैं। इस पर कई फिल्में भी बनी हुई हैं, आप लोगों ने यदि देखी होंगी। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही है। और चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।